नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। और आज हम देखने जा रहे हैं एस पी एम एम का जो पेपर है 2013 का, वो स्टोर प्रोसीजर एंड मटेरियल मैनेजमेंट का पेपर है। साल है 2013। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था FASP का पेपर, वो भी 2013 का था। SPMM का पेपर ये भी 2013 का है। साथ में साथ अपन ने देखा था पिछले वीडियो में MCQ क्वेश्चन, मोस्ट MCQ क्वेश्चन 7 न्यू DBS के बारे में, जिसका पहला पार्ट आ गया था। और DPSQ के बारे में अपन को और क्वेश्चन लेने हैं, अगले वीडियो में और लेंगे। लेकिन बहुत लोगों का कमेंट आ चुका था कि जो SPMM का पेपर है उसके बारे में। ठीक है, तो SPMM का जो पेपर है स्टोर प्रोसीजर एंड मटेरियल मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोर प्रोसीजर एंड मटेरियल मैनेजमेंट 2013 का पेपर। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, 2013 का पेपर है। और क्या सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट स्टोर प्रोसीजर एंड मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है ये निर्देश, आपको पहले ये दिए रहे थे। निर्देश में दिया, उत्तर देने से पहले कृपया निम्नलिखित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ये पढ़ के आपको पेपर छुड़ाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश रहते हैं और इस बार और ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये निर्देश बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, और ये पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के बाद ही आपको पेपर छुड़ाना है। ठीक है, जैसा कि इसमें दिया है, नंबर 1 पे सभी प्रश्न अनिवार्य है। नंबर 2 पे दिया है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। थर्ड नंबर पे दिया है प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर लिखे हैं, जिनमें से एक उत्तर सही है, से उत्तर पर आपको निशान लगाना है। लेकिन अभी जो निशान लगाने का सिस्टम नहीं रहता है, अभी रहेगा आपका वो गोला करने का सिस्टम। ठीक है, फिर भी आप जो नया आपका क्वेश्चन पत्रिका आएगी, प्रश्न पत्रिका आएगी, उसमें आप पढ़ लेना। यदि उत्तर बदलना हो तो पुराने उत्तर को अच्छे से काटे व अपने हस्ताक्षर करें। तो ये तो पुराना हो गया, लेकिन नहीं, इसमें ये नहीं रहता है। आप एक बार जो आंसर दे देते वही उसको ग्राह्य मान देते। अगर आप दूसरा आंसर चुन लेते तो दोनों गलत हो जाते। ठीक है, तो सोच समझ के एक ही राउंड आपको करना है, क्योंकि सोच के समझ के इसलिए करना है क्योंकि अगर एक बार आपने राउंड कर दिया तो आपको उत्तर बदलने का चांस, अभी जो 2020-22 का पेपर हुआ, 20 पे का पेपर हुआ था, उसमें नहीं था, तो 22 के पेपर में भी नहीं होगा। ठीक है, तो सोच समझ के राउंड करना है। ये पुराने निर्देश है, नए वाले अलग रहेंगे। केवल नीले या काले पेन का ही उपयोग करें, पेंसिल के उपयोग की अनुमति नहीं रहेगी। नीला और काला पेन जो है, बॉल पेन, ये यूज करना है। इस प्रश्न पर उत्तर पुस्तिका में कोई पन्ना अलग ना करें। ठीक है, आपको रफ वर्क भी करना है तो उसके लिए अलग से पन्ना मिलता है, जिसमें कुछ नहीं करना है और नहीं कुछ पन्ना अलग करना है। यदि आवश्यकता हो तो खाली पन्नों पर रफ वर्क किया जा सकता है। अभी खाली पन्नों तो दिए जाते हैं, लेकिन रफ काम के लिए अलग से पन्ना दिया जाएगा आपको। कृपया प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका पर कभी भी अपना नाम मत लिखिए। यदि प्रश्न पर उत्तर पत्रिका पर नाम कोई भी निशान पाया जाता है तो अभ्यार्थी को अयोग्य कर दिया जाएगा। तो ये हो गए इसके निर्देश। इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, EMC नोट्स का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EMC नोट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, EMC नोट्स का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EMC नोट? और ऑप्शन नंबर ए में दिया है मिलिट्री क्रेडिट नोट। ऑप्शन नंबर बी में दिया है मटेरियल कंट्रोल नोट। ऑप्शन नंबर सी में दिया है मटेरियल क्रेडिट नोट। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मिलिट्री कंट्रोल नोट। तो EMC नोट जो है उसका पूरा नाम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, फुल फॉर्म के पर मैंने एक वीडियो लिया था, लेकिन वो अपना फैक्ट्री अकाउंटिंग का था। इसके ऊपर भी एक मैं वीडियो ले लूँगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर एम है, क्वेश्चन नंबर 1 है एमसी नोट्स का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसी नोट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मिलिट्री क्रेडिट नोट। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिलिट्री क्रेडिट नोट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिलिट्री क्रेडिट नोट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जब आपूर्ति किया गया स्वीकृत सामान ऑर्डर की गई मात्रा से कम ज़्यादा हो और उस मात्रा का मूल्य मौलिक मूल्य से परसेंटेज से कम ज़्यादा न हो तो वो ठेके की शर्त का संशोधन नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेता हूँ। जब आपूर्ति किया गया स्वीकृत सामान ऑर्डर की गई मात्रा से कम ज़्यादा हो और उस मात्रा का मूल्य मौलिक मूल्य से परसेंटेज से कम ज़्यादा न हो तो वो ठेके की शर्त का संशोधन नहीं माना जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है 2013 का, तो इसका जो मेरे पास आंसर शीट है उसी के हिसाब से मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में अगर डाउट रहता है तो आप सिलेबस में जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर डाउट रहता है तो वैसे तो सभी क्वेश्चन आंसर शीट के हिसाब से ही आपके ग्राह्य माने जाते हैं। जो भी आंसर शीट आती है उसी के हिसाब से आपके जो आंसर है वो ग्राह्य माने जाते हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन हो तो आप अपना मटेरियल चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जब आपूर्ति किया गया स्वीकृत सामान ऑर्डर की गई मात्रा से कम ज़्यादा हो और उस मात्रा का मूल्य मौलिक मूल्य से डैश परसेंटेज से कम ज़्यादा न हो तो वो ठेके की शर्त का संशोधन नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टेशन ऑफ सप्लाई इन एक्सेस शॉर्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑर्डर विल नॉट बी हेल्ड टू बी मॉडिफिकेशन इन द कंडीशन ऑफ कंट्रोल इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेस शॉर्ट सप्लाई डज नॉट एक्सीड परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2.5, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 7.5 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 10। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, EMI स्लिप मटेरियल की रिसीट के घंटों में तैयार होना चाहिए। एक क्वेश्चन जो है पिछले पेपर में भी रिपीट हुआ था, इस पेपर में भी आया, तो IMP क्वेश्चन है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि IMP क्वेश्चन है, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि IMP क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन में बताता हूँ कि IMP है वो रिपीट हो चुके रहते हैं, बहुत से एग्जाम में रिपीट हो चुके, इसलिए उसको थोड़ा अच्छे से करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, EMI स्लिप मटेरियल के रिसीट के घंटों में तैयार होना चाहिए। EMI स्लिप मस्ट बी प्रेपर विथ इन हावर्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल्स। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 6, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 24, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 48 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 72। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया था हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, XYZ एनालिसिस का क्या आधार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। XYZ एनालिसिस का क्या आधार है, व्हाट इज द बेसिस फॉर XYZ एनालिसिस। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्टॉक का मूल्य, वैल्यू ऑफ स्टॉक होल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया स्टॉक की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ स्टॉक होल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया माल की निकासी दर, ड्रावर रेट ऑफ स्टॉक और ऑप्शन नंबर डी में दिया है वार्षिक खपत मूल्य, एनुअल कंजम्पशन वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉक का मूल्य। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक होल्डिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, एक आयुध निर्माणी से दूसरी आयुध निर्माणी को दी जाने वाली सेवाएं के अंतर्गत आती है। एक आयुध निर्माणी से दूसरे आयुध निर्माणी को दी जाने वाली सेवाएं है जो किसके अंतर्गत आती है वो नीचे अपने को बताना है। सर्विसेज rendered by one ordnance factory to other ordnance factory are covered under। और ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्लास 1 एक्सट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्लास 2 एक्सट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्लास 3 एक्सट्रैक्ट और ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्लास 4 एक्सट्रैक्ट। ठीक है,
तो एक आय निर्माणी से जो दूसरे आय निर्माणी को दी जाने वाली सेवाएं रहती है वो कौन सी इसमें आते हैं, तो आते हैं अपन ने जो एक्सट्रैक्ट का चैप्टर देखा था, मतलब पिछला वाला जो एक्सट्रैक्ट देखे थे उस पर आती है। तो वो आती है इंटर फैक्ट्री डिमांड। इंटर फैक्ट्री डिमांड किस में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी एक्सट्रैक्ट नंबर 3 में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सट्रैक्ट का, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य का मुख्यतः चयनात्मक इन्वेंटरी नियंत्रण पद्धति के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य का मुख्यतः चयनात्मक इन्वेंटरी नियंत्रण पद्धति के लिए प्रयोग किया जाता है। एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अदर मेथड आर यूज मेनली फॉर सिलेक्टिव इन्वेंटरी कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए में दिया है FSM, ऑप्शन नंबर बी में दिया है VED, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ABC और ऑप्शन नंबर डी में दिया है AOQ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी EOQ। EOQ का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, तो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ठीक है, EOQ का लॉन्ग फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है TPC के लेवल 1, TPC लेवल 1 के लिए सदस्य सचिव कौन है। हु इज मेंबर सेक्रेटरी फॉर TPC लेवल 1। ऑप्शन नंबर ए में दिया कार्य प्रबंधक, ऑप्शन नंबर बी में दिया उप महाप्रबंधक, ऑप्शन नंबर सी में दिया संयुक्त महाप्रबंधक और ऑप्शन नंबर डी में दिया अपर महाप्रबंधक। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेता हूँ, अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है TPC लेवल 1 के लिए सदस्य सचिव कौन है। हु इज अ मेंबर सेक्रेटरी फॉर TPC लेवल 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया कार्य महाप्रबंधक, ऑप्शन नंबर बी में दिया उप महाप्रबंधक, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त महाप्रबंधक और ऑप्शन नंबर डी है अपर महाप्रबंधक। तो कार्य महाप्रबंधक को क्या बोलते हैं, WM बोलते हैं। उप महाप्रबंधक है DGM, संयुक्त महाप्रबंधक को जॉइंट GM बोलते हैं और अपर महाप्रबंधक को बोलते हैं AGM। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संयुक्त महाप्रबंधक जॉइंट GM। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका वेंडर पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए जारी और मान्य किया जाता है। वेंडर पंजीकरण का जो प्रमाण पत्र है किसके लिए जारी और मान्य किया जाता है वो बताना है। वेंडर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज इशू एंड वैलिड फॉर फॉलोइंग ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2 ईयर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3 ईयर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 5 ईयर। वेंडर पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है वो कितने साल के लिए मान्य होता है वो आपको बताना है। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 साल के लिए। ठीक है, 3 ईयर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट इज ऑप्शन नंबर ए में दिया भुगतान करने के लिए एक उपकरण और व्यवस्था, एन इंस्ट्रूमेंट एंड अरेंजमेंट फॉर मेकिंग पेमेंट। ऑप्शन नंबर बी में दिया आपूर्ति आदेश देने से पहले पूर्व सूचना, एडवांस इंटीमेशन बिफोर प्लेसिंग सप्लाई ऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है दस्तावेज जो खरीदार को नुकसान की वसूली के लिए प्राधिकृत करता है, डॉक्यूमेंट्स विच ऑथोराइज परचेस फॉर रिकवर लॉस और ऑप्शन नंबर डी में सीमा शुल्क छूट प्रमाण पत्र, कस्टम ड्यूटी एक्सपेंशन सर्टिफिकेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भुगतान करने के लिए एक उपकरण और व्यवस्था एंड इंस्ट्रूमेंट एंड अरेंजमेंट फॉर मेकिंग पेमेंट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है इन्वेंटरी चेकिंग में एक बार होती है। इन्वेंटरी चेकिंग जो है कितने महीने में एक बार होती है वो बताना है। इन्वेंटरी चेकिंग इज कैरी आउट वंस इन ऑप्शन नंबर ए में दिया 6 मंथ, ऑप्शन नंबर बी में दिया 12 मंथ, ऑप्शन नंबर सी में दिया 18 मंथ और ऑप्शन नंबर डी में दिया 24 मंथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 मंथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है
इन्वेंटरी चेकिंग जो है 12 महीने में एक बार होनी चाहिए, मतलब साल में एक बार होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फैक्ट्री में सामग्री के स्टॉक पाइल की मंजूरी के लिए अंतिम प्राधिकारी निम्नलिखित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फैक्ट्री में सामग्री के स्टॉक पाइल की मंजूरी के लिए अंतिम प्राधिकारी निम्नलिखित है। द फाइनल अथॉरिटी फॉर सैंक्शन ऑफ स्टॉक पाइल ऑफ मटेरियल टू बी बिल्ट इन द फैक्ट्री विथ ऑप्शन नंबर ए में दिया रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑप्शन नंबर बी में दिया DGOF। ऑप्शन नंबर सी में दिया है ADGOF, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। और ऑप्शन नंबर डी में दिया महाप्रबंधक जनरल मैनेजर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फैक्ट्री में सामग्री के स्टॉक पाइल की मंजूरी के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन है, तो वो है DGOF। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, मान्यता प्राप्त केंद्रीय खरीद एजेंसियां है। तो मान्यता प्राप्त केंद्रीय खरीद एजेंसियां कौन सी है वो बताना है। द रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल परचेसिंग एजेंसीज आर, ऑप्शन नंबर ए में दिया है DGS&D। ऑप्शन नंबर बी में दिया रक्षा आपूर्ति विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोनों A और B, बोथ ऑफ A एंड B, और इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों मतलब कौन सा, DGS&D एंड रक्षा आपूर्ति विभाग, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई अपन बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टॉक पाइल से निकासी है, विड्रॉल फ्रॉम स्टॉक पाइल इज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पहले स्टॉक लेजर पर स्थानांतरित करना एवं बाद में डिमांड नोट पर जारी करना। फर्स्ट, ट्रांसफर टू स्टॉक लेजर एंड द इशू ऑफ डिमांड नोट्स। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में दिया स्टॉक पाइल के स्टॉक लेजर में न होने पर भी सीधे डिमांड नोट पर दिया जाना। डायरेक्टली गिवन ऑन डिमांड नोट्स इवन थ्रू स्टॉक पाइल इज नॉट इन स्टॉक लेजर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, स्टॉक पाइल स्टॉक लेजर में पहले से ही होता है एवं डिमांड नोट पर दिया जाता है। स्टॉक पाइल इज ऑलरेडी इन स्टॉक लेजर एंड गिवन ऑन द डिमांड नोट। और ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले स्टॉक लेजर पर स्थानांतरित करना एवं बाद में डिमांड नोट पर जारी करना। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसफर टू स्टॉक लेजर एंड देन इश्यू ऑन डिमांड नोट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, बुक डेबिट द्वारा आयद निर्माणी को जारी किए गए भंडारों की लागत के समायोजन के लिए निम्नलिखित वाउचर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बुक डेबिट द्वारा आयद निर्माणी को जारी किए गए भंडारों की लागत के समायोजन के लिए निम्नलिखित वाउचर का प्रयोग किया जाता है। फॉलोइंग वाउचर इज यूज्ड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ स्टोर इशू टू सिस्टर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बाय बुक डेबिट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एस वाउचर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है NI वाउचर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है NM वाउचर। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है M वाउचर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यस वाउचर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों हेतु रेट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों हेतु रेट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा किया जाता है। रेट कॉन्ट्रैक्ट आर कंक्लूडेड बाय फॉर वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है DDS। ऑप्शन नंबर डी में है DGS&D। ऑप्शन नंबर सी में दिया है DMOD। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी DGS&D। तो DGS&D इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। DGS&D का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, तो बहुत बार देख चुके हैं अपन, डायरेक्टर जनरल DGS&D का जो लॉन्ग फॉर्म होता है, मैं भी भूल गया होगा। DGS&D का लॉन्ग फॉर्म देख लेना आप। ठीक है, मुझे भी थोड़ा बोले जैसा लग रहा है, कन्फ्यूजन लग रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं,
किसी एक को छोड़कर निम्नलिखित एमसीओ के कार्य है। किसी एक को छोड़कर निम्नलिखित एमसीओ के कार्य है। फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ एमसीओ एक्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है SHIS की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ SHIS। और इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दिया है HSIS की जांच, वेटिंग ऑफ SHIS। इसके बाद दिया है लेजर फोलियो की ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ लेजर फोलियो। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है निपटना यानी डिस्पोजल। ठीक है, तो किसी एक को छोड़कर निम्नलिखित एमसीओ के कार्य है। तो इसका जो 16 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HSIS की जांच। ठीक है, इसको छोड़कर बाकी क्या है, एमसीओ के कार्य है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है रिटर्न नोट निम्न फॉर्म पर तैयार किया जाता है। हाँ, तो DGS एंड डी का जो लॉन्ग फॉर्म है भी याद आ गया मुझे। DGS एंड डी का जो लॉन्ग फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल सप्लाई एंड डिस्पोजल। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था बताने में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका जो DGS एंड डी दिया है उसका लॉन्ग फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल सप्लाई एंड डिस्पोजल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है रिटर्न नोट निम्न फॉर्म पर तैयार किया जाता है। ये भी बहुत बार देखा है अपन ने। रिटर्न नोट जो है कौन से फॉर्म पर तैयार किया जाता है वो अपने को बताना है। रिटर्न नोट इज प्रिपेयर्ड ऑन फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है IAFO 1927। ऑप्शन नंबर बी में दिया है IAFO 20996। ऑप्शन नंबर सी में दिया है IAFZ 1909। ऑप्शन नंबर डी में दिया है IAFZ 3045। तो रिटर्न नोट का जो फॉर्म है तो कौन से फॉर्म पे तैयार किया जाता है, तो बहुत बार दे चुके हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, IAFO 1927 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, WIP को नियंत्रित करने के लिए उत्पादन वारंट सामान्यतः माह के लिए जारी किया जाता है। WIP को नियंत्रित करने के लिए उत्पादन वारंट सामान्यतः माह के लिए जारी किया जाता है। फॉर कंट्रोलिंग WIP द प्रोडक्शन वारंट आर जनरली इशू फॉर मंथ्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 6, ऑप्शन नंबर डी सी में दिया है 9 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है आयुध निर्माणी में मूल्य से ऊपर सभी प्रत्यक्ष खरीदी। आयुध निर्माणी में मूल्य से ऊपर सभी प्रत्यक्ष खरीद संबंधित निविदा खरीद समिति की सिफारिश के आधार पर होगी। ऑल डायरेक्ट परचेसेस इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अबव will be made on the basis of recommendation of relevant tender purchase committee। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2,50,000, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5 लाख, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10 लाख और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 20 लाख। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10 लाख रुपए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है EMI स्लिप तैयार करने के बाद इसे में भेजा जाता है। EMI स्लिप तैयार करने के बाद उसे कहाँ भेजा जाता है वो पूछा गया है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ EMI स्लिप इट इज़ फॉरवर्डेड टू। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रिसीव ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इंस्पेक्शन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है MCO और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंस्पेक्शन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है एक रसीद वाउचर संपत्ति रजिस्टर में एक राशि के विरुद्ध प्राप्त होता है, आइटम को माना जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेता हूँ। एक रसीद वाउचर संपत्ति रजिस्टर में एक राशि के विरुद्ध प्राप्त होता है, आइटम को माना जाता है। उस आइटम को क्या माना जाता है वो बताना है। व्हेन अ रिसिप्ट वाउचर इज रिसीव अगेंस्ट एन अमाउंट इन द एसेट रजिस्टर
द आइटम इज ट्रीटेड एज, ऑप्शन नंबर ए में दिया बकाया आउटस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया निर्गत इशू, ऑप्शन नंबर सी में दिया क्लियर्ड और ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लियर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, FOR गंतव्य की स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर, क्वेश्चन नंबर 22 है, FOR गंतव्य की स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर इन केस फॉर डेस्टिनेशन द कॉन्ट्रैक्टर इज, ए में दिया प्रतिस्थापन के लिए उत्तरदायी नहीं, नॉट लेबल्ड फॉर रिप्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्रतिस्थापन के लिए गंतव्य पर बिना प्रभार के उत्तरदायी है और खोई हुई या क्षति मात्रा के लिए बिल से कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया प्रतिस्थापन के लिए गंतव्य पर बिना प्रभार के या परिवहन में खोई हुई क्षति मात्रा के लिए बिल से कटौती के लिए उत्तरदायी है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया प्रतिस्थापन के लिए उत्तरदायी है किंतु गंतव्य पर डिलीवरी के लिए प्रभार लेने का अधिकार है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन, क्वेश्चन छोटा है लेकिन ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए आप थोड़ा सोच समझ के इसको समझिए और फिर उसका जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है, एक FOR गंतव्य की स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर, उसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्थापन के लिए गंतव्य पर बिना प्रभार के या परिवहन में खोई हुई क्षति मात्रा के लिए बिल से कटौती के लिए उत्तरदायी है, लेबर फॉर रिप्लेसमेंट फ्रीज ऑफ चार्ज डेस्टिनेशन ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द बिल फॉर क्वांटिटी लॉस्ट ऑफ डैमेज इन ट्रांजिट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, ABC एनालिसिस का क्या आधार है, व्हाट इज द बेसिस फॉर ABC एनालिसिस। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन इससे पहले भी अपन ने देखा है, एक बार फिर देख लेते हैं। इससे पहले मतलब पिछले वाले पेपर में APSK के पेपर में आया था ये। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ABC एनालिसिस का क्या आधार है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ आवर ABC एनालिसिस। एनालिसिस के पर जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं IMP क्वेश्चन बन रहे हैं और इसको अच्छे से आपको कर लेना। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया स्टॉक का मूल्य, वैल्यू ऑफ स्टॉक होल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी में स्टॉक की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ स्टॉक होल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया माल की निकासी दर, ड्रॉ रेट फॉर रेट ऑफ स्टॉक, और ऑप्शन नंबर डी में दिया वार्षिक खपत मूल्य, एनुअल कंसम्पशन वैल्यू। तो 23 का मुझे लगता है पिछला क्वेश्चन कौन सा था, एक बार अपन देख लेते हैं। इसका एनालिसिस के ऊपर एक क्वेश्चन देखा है अभी इससे पहले, शायद वही क्वेश्चन रिपीट हो गया हो। ठीक है, देख लेते हैं। XYZ एनालिसिस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है XYZ एनालिसिस और ये है ABC एनालिसिस। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो ABC एनालिसिस का क्या आधार है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वार्षिक खपत मूल्य, एनुअल कंजम्पशन वैल्यू। ठीक है, वार्षिक खपत मूल्य, एनुअल कंजम्पशन वैल्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, सामग्री खरीद में शब्द QEC के संकेत करता है। सामग्री खरीद में शब्द QEC के संकेत करता है। तो इन मटेरियल प्रोसेसमेंट द टर्म QEC रेफर टू, ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट क्लॉज, ऑप्शन नंबर बी में दिया क्वालिटी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट क्लॉज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, मटेरियल प्लानिंग शीट की तैयारी के प्रयोजन के लिए सभी उत्पाद डिजिट कोड नंबर में पहचाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मटेरियल प्लानिंग शीट की तैयारी के प्रयोजन के लिए सभी उत्पाद डिजिट कोड नंबर में पहचाने जाते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिफाइड बाय डिजिट कोड नंबर फॉर द पर्पज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मटेरियल प्लानिंग शीट। और 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 डिजिट। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, स्टोर के रिजेक्शन की सूचना सप्लायर को देने की जिम्मेदारी पर होती है। स्टोर के रिजेक्शन की जो सूचना है सप्लायर को देने के लिए जिम्मेदार कौन होता है और उसकी जिम्मेदारी कौन किसकी होती है, तो वो अपने को बताना है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटीमेशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ स्टोर टू द सप्लायर लाइज विथ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रोविजन अनुभाग, प्रोविजन सेक्शन। ऑप्शन नंबर बी में दिया निरीक्षण अनुभाग, इंस्पेक्शन सेक्शन। ऑप्शन नंबर सी में दिया प्लानिंग कार्यालय, प्लानिंग ऑफिस। और ऑप्शन नंबर डी में दिया स्टोर अनुभाग, स्टोर सेक्शन। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरीक्षण अनुभाग, इंस्पेक्शन सेक्शन। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, डिमांड नोट फॉर्म पर तैयार होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिमांड नोट फॉर्म पर तैयार होती है। डिमांड नोट इज प्रिपेयर्ड ऑन द फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है IAFO 1926। ऑप्शन नंबर बी में दिया है IAFZ 3046। ऑप्शन नंबर सी में दिया है IAFO 1996। ऑप्शन नंबर डी में दिया है IAFZ 3048। ठीक है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IAFO 1926। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, FSN एनालिसिस का क्या आधार है। जो भी एनालिसिस के ऊपर है क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए ये पेपर में, और अगले वाले पेपर में भी पूछ सकते हैं। तो IMP चैप्टर है, इसका कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, FSN एनालिसिस का क्या आधार है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ FSN एनालिसिस। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्टॉक का मूल्य, वैल्यू ऑफ स्टॉक होल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी में दिया स्टॉक की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ स्टॉक होल्डिंग। ऑप्शन नंबर सी में दिया माल की निकासी दर, ड्रॉ रेट ऑफ स्टॉक। और ऑप्शन नंबर डी में दिया वार्षिक खपत मूल्य, एनुअल कंजम्पशन वैल्यू। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माल की निकासी दर, ड्रॉ रेट ऑफ स्टॉक। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, आयातित आइटमों के संबंध में स्टॉक का सर्वोत्तम लेवल स्टॉक पाइल आइटमों के लिए महा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आयातित आइटमों के संबंध में स्टॉक का सर्वोत्तम लेवल स्टॉक पाइल आइटमों के लिए महा है। द ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक्स टू बी हेल्ड एंड रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्टेड आइटम फॉर स्टॉक पाइल आइटम इज मंथ्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया 18, ऑप्शन नंबर बी में दिया 12, ऑप्शन नंबर सी में दिया 9 और ऑप्शन नंबर डी में दिया 6। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, रास्ते में होने वाली सामान्य माल की क्षति के लिए ठेकेदार सामान्यतः जिम्मेदार नहीं होता यदि अनुबंध पत्र में माल छुड़ाई की निम्न शर्त होती है। क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। रास्ते में होने वाले सामान्य माल की क्षति के लिए ठेकेदार सामान्यतः जिम्मेदार नहीं होता यदि अनुबंध पत्र में माल छुड़ाई की निम्न शर्त होती है। कॉन्ट्रैक्टर इज ordinarily not responsible for any loss or damage to goods that may occur in a route in case of contract stipulating delivery conditions. ऑप्शन नंबर ए में दिया है FOR स्टेशन ऑफ डेस्टिनेशन। ऑप्शन नंबर बी में दिया FOR स्टेशन ऑफ डिस्पैच का, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ कंसाइनमेंट रेलवे के माध्यम से बुक किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है सेट टू कॉन्ट्रैक्ट रिसीव। और ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FOR स्टेशन और डिस्पैच जहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेवल रेलवे के माध्यम से बुक किया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, सांकेतिक परिसमाप्त क्षति हो सकती है। टोकन लिक्विडेटेड डैमेज LD कैन बी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सामान्य LD का 2% तक, अप टू 2% ऑफ नॉर्मल LD। ऑप्शन नंबर बी में दिया है सामान्य LD का 5% तक। ऑप्शन नंबर बी में दिया है सामान्य LD का 5% तक, अप टू 5% ऑफ नॉर्मल LD। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सामान्य LD का 10% तक, अप टू 10% ऑफ नॉर्मल LD। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सामान्य LD का 20% तक, अप टू 20% ऑफ नॉर्मल LD।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सामान्य एलडी का 2% तक अप टू 2% ऑफ नॉर्मल एलडी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, लेखा कार्यालय निम्नलिखित कौन से दस्तावेज का अनुरक्षण करता है जिसमें पूंजीगत परिसंपत्ति समाहित होती है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 है, लेखा कार्यालय निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज का अनुरक्षण करता है जिसमें पूंजीगत परिसंपत्ति समाहित होती है। अकाउंट्स ऑफिस मेंटेन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन कैपिटल एसेट्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया इन्वेंटरी रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी में दिया ब्लॉक रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी में दिया बिनकर और ऑप्शन नंबर डी में दिया सेल अकाउंट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, लेकिन अलग अलग ढंग से इसको पेश किया जाता है, अलग अलग तरीके से इसको पूछा जाता है। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लॉक रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, ईओक्यू। ईओक्यू का क्या मतलब है, वही मैं पहले बताया, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका शॉर्ट फॉर्म वाला चैप्टर। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म पे वीडियो बनाया है, पिछला ही वीडियो था शायद अपने शॉर्ट फॉर्म के ऊपर जो बनाया था, तो उस वीडियो का आप एक बार देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो के ब्लॉग में जाके देख लीजिए, इस लिंक में देख लीजिए जो डिस्क्रिप्शन में दी है। तो 33 का जो क्वेश्चन है, ईओक्यू का मतलब क्या होता है। ईओक्यू मीन्स, ए में दिया है इफेक्टिव ऑर्डरिंग क्वांटिटी, बी में दिया है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, सी में दिया है इकोनॉमिक एंड ऑप्टिमम क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि पिछले 3 सालों से आइटम ड्रॉ नहीं किया गया है तो उसे कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि पिछले 3 सालों से आइटम ड्रॉ नहीं किया गया है तो उसे कहते हैं, उसे कौन सा आइटम करते हैं अपने को बताना है। If the item has not been drawn for last 3 years, it is called, ऑप्शन नंबर ए में दिया है एब्सोल्यूट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्लो मूविंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्टॉक पॉइल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नॉन मूविंग। तो 34 का जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी नॉन मूविंग। तो 3 साल के ऊपर अगर ड्रॉ नहीं होता है तो उसको नॉन मूविंग बोलते हैं, और 1 साल के ऊपर अगर ड्रॉ नहीं होता तो उसको स्लो मूविंग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण अधिक उचित है। इन केस ऑफ स्पेयर पार्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ऑप्शन नंबर ए में दिया ABC, ऑप्शन नंबर बी में दिया FSN, ऑप्शन नंबर सी में दिया VED और ऑप्शन नंबर डी में दिया उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 जो है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी VED। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, बिल ऑफ एंट्री निम्नलिखित के द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिल ऑफ एंट्री निम्नलिखित के द्वारा तैयार किया जाता है। बिल ऑफ एंट्री प्रिपेयर्ड बाय, ऑप्शन नंबर ए में दिया DGOF, ऑप्शन नंबर बी में दिया लेखा कार्यालय अकाउंट ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया EHQ, ऑप्शन नंबर डी में दिया शिपिंग कंपनी। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिपिंग कंपनी। ठीक है, बिल ऑफ एंट्री किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो शिपिंग कंपनी के द्वारा तैयार की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, एडी एनालिसिस का आधार क्या है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ एडी एनालिसिस। और इसका ऑप्शन ए में दिया है स्टॉक का मूल्य, वैल्यू ऑफ स्टॉक होल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया स्टॉक की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ स्टॉक होल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया माल का निकासी दर, ड्रॉ रेट फॉर स्टॉक और ऑप्शन नंबर डी में दिया खरीदने में समस्या, प्रॉब्लम फेस इन प्रोसूमेंट। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खरीदने में समस्या, प्रॉब्लम फेस टू प्रोसूमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 में है CIF अनुबंध की कीमत में शामिल है। CIF कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्लूडेड, CIF अनुबंध की कीमत में शामिल है। CIF कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्लूडेड, ये में दिया माल की लागत, कॉस्ट ऑफ द गुड्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया बीमा और माल की ढुलाई प्रभार, इंश्योरेंस एंड चार्जेस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोनों, बोथ ऑफ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, वे वीईडी एनालिसिस का क्या आधार है? व्हाट इज द बेसिस फॉर वीईडी एनालिसिस? ऑप्शन नंबर ए में दिया स्टॉक मूल्य, वैल्यू ऑफ स्टॉक होल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी में दिया स्टॉक की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ स्टॉक होल्डिंग। ऑप्शन नंबर सी में दिया सामान का महत्व, क्रिटिकलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है वार्षिक खपत मूल्य, एनुअल कंजम्पशन वैल्यू। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान का महत्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, वे आइटम जो स्टोर चार्ज पर है उनका स्टोर द्वारा प्राइस स्टोर लेजर में हिसाब किया जाता है। द आइटम ऑन स्टोर चार्ज आर अकाउंटेड फॉर द स्टोर इन द प्राइस स्टोर लेजर। तो ये जो सेंटेंस है जो बोला मैंने अभी, वो आइटम जो स्टोर चार्ज पर उनका स्टोर द्वारा प्राइस स्टोर लेजर में हिसाब किया जाता है, ये आपको सच है कि झूठ है ये बताना है। तो ये सेंटेंस क्या है? ये झूठ है, गलत है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा झूठ, गलत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, सारणीबद्ध आइटमों को निम्नलिखित में से उपलब्ध प्रबंध किया जाता है। कंसोलाइज आइटम आर प्रोसीड थ्रू, ऑप्शन नंबर ए में दिया एमएमटीसी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डीजीएसएनडी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सिस्टर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पंजीकृत प्राइवेट फर्म, रजिस्टर्ड प्राइवेट फर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 जो है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एमएमटीसी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, संविदा मूल्य की निम्नलिखित दर पर आपूर्तिकर्ता द्वारा निष्पादन सुरक्षा देय है। क्वेश्चन नंबर 42 एक बार फिर पढ़ लेता हूँ, संविदा मूल्य की निम्नलिखित दर पर आपूर्तिकर्ता द्वारा निष्पादन सुरक्षा देय है, प्लांट और मशीनरी आइटम को छोड़ के, ठीक है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट इन पेबल बाय द सप्लायर एट द रेट ऑफ फॉलोइंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सेप्ट फॉर प्लांट एंड मशीनरी आइटम। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2%, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5%, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10% और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 15%। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5%, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, भौतिक सत्यापन पर पाए गए बैलेंस को स्टोर स्टॉक में ग्राउंड बैलेंस माना जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेता हूँ, भौतिक सत्यापन पर पाए गए बैलेंस को स्टोर स्टॉक में ग्राउंड बैलेंस माना जाता है। बैलेंस फाउंड ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन मीन्स ग्राउंड बैलेंस इन स्टोर स्टॉक। ये जो सेंटेंस है बोला गया है वो सही है कि गलत है बताना है। तो 43 का जो है ये क्या है? स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है सही, ठीक है। इसके बाद स्टॉक पाइल आइटम के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44 है, स्टॉक पाइल आइटम के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्टॉक पाइल आइटम्स? ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्टॉक पाइल एक इमरजेंसी रिजर्व है, स्टॉक पाइल इज इमरजेंसी रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी में दिया स्टॉक पाइल की लागत को कैपिटलाइज किया जाता है, द कॉस्ट ऑफ रिजर्व इन कैपिटलाइज। ऑप्शन नंबर सी में दिया स्टॉक पाइल से निकासी के लिए महाप्रबंधक का अनुमोदन आवश्यक होता है, जेम्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एनी विड्रॉल फ्रॉम स्टॉक पाइल। और ऑप्शन नंबर डी में दिया स्टॉक पाइल के लिए एलओ द्वारा अलग स्टोर लेजर व्यवस्थित किया जाता है, a separate स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय एलओ फॉर स्टॉक पाइल। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक पाइल से निकासी के लिए महाप्रबंधक का अनुमोदन आवश्यक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक पाइल से निकासी के लिए महाप्रबंधक का अनुमोदन आवश्यक होता है, जीएम्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एनी विड्रॉल फॉर स्टॉक पाइल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्पादन और अनुरक्षण को छोड़कर महाप्रबंधक के कैश परचेस का अधिकार क्या है? उत्पादन और अनुरक्षण को छोड़कर महाप्रबंधक का कैश परचेस का अधिकार क्या है? कैश परचेस पावर ऑफ जेम अदर देन प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस इज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10,000, ऑप्शन नंबर बी में दिया 15,000, ऑप्शन नंबर सी में दिया 20,000, ऑप्शन नंबर डी में दिया 5,000। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15,000, ठीक है, 15,000 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रत्यक्ष माल के मामले में सेक्शन के अनुसार डिमांड नोट तैयार करता है और तब सामग्री लेता है।
क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रत्यक्ष माल के मामले में सेक्शन के अनुसार डिमांड नोट तैयार करता है और तब सामग्री लेता है। इन केस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल सेक्शन प्रिपेयर्स डिमांड नोट्स एंड ड्रॉ मटेरियल एज पर। ऑप्शन नंबर ए में दिया सामग्री वारन मटेरियल वारन। ऑप्शन नंबर बी में दिया डिमांड नोट पर पीवी सामग्री नियंत्रण कार्यालय के प्राधिकरण, पीवी ऑब्लिक एमसी ऑथराइजेशन ऑन डिमांड नोट्स। ऑप्शन नंबर सी में दिया अनुभाग के निर्णयानुसार एज डिसाइडेड बाय द सेक्शन। ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामग्री वारंट मटेरियल वारंट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में एक स्टेटमेंट दिया है, एम इश्यू वाउचर कारखाने द्वारा निर्मित गैर कैपिटल आइटम जारी करने के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है इसका जो स्टेटमेंट है, एम इश्यू वाउचर कारखाने द्वारा निर्मित गैर कैपिटल आइटम जारी करने के लिए बनाया जाता है। एम इश्यू वाउचर इज पेपर फॉर इश्यू फॉर नॉन कैपिटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्री। एक स्टेटमेंट जो सही है कि गलत है वो बताना है। तो 47 का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। ठीक है, फॉल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, स्थानीय रेलवे प्राधिकरण से छोटे पैकेज की डिलीवरी लेते समय यदि विसंगति होती है, स्थानीय रेलवे प्राधिकरण से छोटे पैकेज की डिलीवरी लेते समय यदि विसंगति होती है तो विसंगतियों का विवरण में प्रविष्ट करना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थानीय रेलवे प्राधिकरण से छोटे पैकेज की डिलीवरी लेते समय यदि विसंगति होती है तो विसंगतियों का विवरण में प्रविष्ट करना होगा। इन केस ऑफ discrepancy while taking delivery of smaller from local railway authorized particulars of disposition will be entered in। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया प्राप्ति वाउचर एवं निर्गम वाउचर, रिसिप्ट वाउचर एंड इश्यू वाउचर। ऑप्शन नंबर बी में दिया रेलवे प्राप्ति एवं प्राप्ति वाउचर, रेलवे रिसिप्ट एंड रिसिप्ट वाउचर। ऑप्शन नंबर सी में दिया रेलवे प्राप्ति एवं निर्गम वाउचर, रेलवे रिसिप्ट एंड इश्यू वाउचर। और ऑप्शन नंबर डी में दिया रेलवे प्राप्ति एवं रेलवे डिलीवरी बुक, रेलवे रिसिप्ट एंड रेलवे डिलीवरी बुक। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रेलवे प्राप्ति एवं रेलवे डिलीवरी बुक, रेलवे रिसिप्ट एंड रेलवे डिलीवरी बुक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में दिया EMI स्लिप को डिजिट नंबर आवंटित किए जाते हैं। IMP क्वेश्चन है, इसके बाद भी बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। EMI स्लिप को डिजिट नंबर आवंटित किए जाते हैं। और इस पर एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि EMI स्लिप में कितने नंबरिंग में डिजिट किया जाता है। ठीक है, EMI स्लिप कितने डिजिट में नंबरिंग किया जाता है ये भी बनता है। और EMI स्लिप को डिजिट नंबरिंग आवंटित किए जाते हैं। तो 49 का जो राइट आंसर इसके जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 10, बी में दिया है 5, सी में दिया है 6, डी में दिया है 9। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, आयत निर्माणी में। क्वेश्चन नंबर 50 आयत निर्माणी में द्वारा सामान के प्रेषण के लिए EMC नोट्स का उपयोग होता है। आयत निर्माणी में द्वारा सामान के प्रेषण के लिए EMC नोट्स का उपयोग होता है। EMC नोट्स आर यूज्ड टू डिस्पैच गुड्स फॉर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बाय। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वायु मार्ग, जिसे एयर बोलते हैं। ऑप्शन में बी में दिया है समुद्री मार्ग, सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया रेलवे, और ऑप्शन नंबर में दिया है सड़क, रोड। क्वेश्चन नंबर 50 है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आयत निर्माणी में द्वारा सामान के प्रेषण के लिए EMC नोट्स का उपयोग होता है। EMC नोट्स आर यूज्ड टू डिस्पैच गुड्स फॉर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बाय। ए में दिया है वायु मार्ग, बी में दिया है समुद्री मार्ग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रेल, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सड़क। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे। ठीक है, रेलवे। तो इसी के साथ अपना यहाँ पे SPMM स्टोर प्रोसीजर एंड मटेरियल मैनेजमेंट 2013 का जो पेपर है उसके 50 क्वेश्चन यहाँ पे अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आने वाले 50 क्वेश्चन जो है अगले वाले 51 से लेकर 100 तक वो अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो
जो SPMM स्टोर प्रोसीजर एंड मटेरियल मैनेजमेंट का 2013 का पेपर, ये अगले वीडियो में अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हेलो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए।